औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि आज आप ड्राफ्टिंग सीखेंगे। आपको पिछले सेशन में चूँकि बच्चों की कुछ नई डिमांड्स थी, इस वजह से हमें सेशन का या ये जो क्लासेस हैं जो हमने डिज़ाइन की थी डीपीटी की, इसका स्कोप बढ़ाना पड़ा। इसके स्कोप में हमें लर्निंग भी शामिल करनी पड़ी तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लासेस मिस की थी या जिन्होंने अब तक जो है वो तैयारी नहीं की थी, तो स्कोप हमारा ज़रा एक्सपेंड हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्टर से स्टार्ट किया था और उसका एक अच्छा खासा हिस्सा कवर किया। आज के सेशन में हम चूँकि लास्ट सेशन ऑब्वियसली बात है लर्निंग कराने के लिए डेडिकेटेड था, तो आज के सेशन में हम ड्राफ्टिंग के उस बेसिक उसूल सीखेंगे और मैं आपसे 2 सवालात पे ड्राफ्टिंग करवाऊँगा। लास्ट सेशन में जो मैंने आपको डायरेक्टर के कुछ सवालात दिखाए थे उनको मैंने इंटेंशनली शेयर नहीं किया क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक्स ड्राफ्टिंग के इस सेशन में सिखा दूँ, फिर उस पर हम ना सिर्फ उन 4 सवालात पे जो मैंने लास्ट सेशन में आपको दिखाए थे, बाकी भी सारे जो डायरेक्टर के आने वाले सवालात हैं या जो भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन अब तक आएँ उन सब पे मैं आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊँगा और आपसे टेस्टिंग भी करूँगा। इस चीज़ को आपने अब तक आई एम श्योर के क्लियर कर लिया होगा कि मेनली जो हम इन सेशंस में तरीक़ेकार रखेंगे उनमें अब हमने एक चौथी चीज़ यानी लर्निंग भी ऐड कर ली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की थी। तो डीपीटी तो है बट साथ में अब थोड़ा सा लर्निंग भी है। तो 3 सेशंस डिज़ाइन थे किसी भी एक या 2 या क्लस्टर ऑफ चैप्टर्स के लिए। तो डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए 3 सेशंस में से आज दूसरा सेशन है, मगर दूसरे सेशन में आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ड्राफ्टिंग की बेसिक्स पे और ड्राफ्टिंग के बेसिक उसूलों पे कि ड्राफ्टिंग है क्या, क्या रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली एक सवाल में होता क्या है, सवाल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लिखना क्या चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आज आप सीखेंगे और आपको आज एक रियलाइजेशन शायद मिले कि समटाइम्स जो हम समझ रहे होते हैं कि हमें चीज़ों पे क्लियर हैं और हमें चीज़ें आती हैं, तो आप हैरान रह जाओगे कि समटाइम्स हमें बेसिक्स भी क्लियर नहीं होती और हालांकि हमने मेहनत की होती है, हमने टाइम लगाया होता है और उसके बावजूद भी हम कुछ चीज़ों पे बेसिक्स पे भी शायद क्लियर नहीं होते। तो आज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ड्राफ्टिंग सिखाना, मगर फिर उसकी एक रियलाइजेशन देना कि देखो आप तरीक़ेकार जो है ना जानने की वजह से, ड्राफ्टिंग की बेसिक्स को ना जानने की वजह से कितनी बेसिक गलतियां करते हैं। मैं आपसे आज 2 चीज़ों पे लिखवाऊंगा, एक्सटेंसिवली आपसे काम करवाऊंगा। पहले तो ऑब्वियसली मेरा जो आज का पर्पस है वो है 3 चीज़ें करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग है, लीगल ड्राफ्टिंग है, ठीक है। इसके कुछ बेसिक्स हैं। इसमें हमारा पर्पस क्या है, इसमें हमारा पर्पस होता है कि जब किसी भी क्वेश्चन को किसी लीगल सब्जेक्ट में, कंपनी लॉ में पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में व्हाट टू लुक फॉर, व्हाट टू लुक फॉर। असल में एक चीज़ आप नहीं जानते, व्हाट टू लुक फॉर में बेसिकली एवरी क्वेश्चन जिसको हम थ्योरी भी समझते हैं ना, आप हैरान हो जाएंगे कि वो थ्योरी का उस तरह नहीं होता जिस तरह के किसी और सोशोलॉजी का सब्जेक्ट होता, पीएचडी होता या कोई और सब्जेक्ट होता, उस तरह ये थ्योरी नहीं है। यह आपका जो सब्जेक्ट लीगल सब्जेक्ट्स होते हैं वो इवन थ्योरी के सवाल के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ द लीगल प्रॉब्लम। उसमें वो लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है जिस लीगल प्रॉब्लम पे सवाल बेस करता है। तो वो लीगल प्रॉब्लम है क्या, लीगल प्रॉब्लम या लीगल इशू, इसको समटाइम्स इशू भी कहते हैं। व्हाट इज़ द लीगल इशू जिस पे उसने सवाल बनाया है, ठीक है। और फिर उसमें आपने लिखना होता है कि आंसर जब हम बनाएंगे तो उसमें आंसर के अंदर
प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं फॉर अ गुड आंसर, फॉर अ गुड आंसर इन अ लीगल सब्जेक्ट। ये बेसिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा जो मैं अभी लिख देता हूँ और सवाल इतना आसान है, इतना सिंपल है कि आप कहोगे कि ये तो भाई हम अभी के भी बता सकते हैं। और आप मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ भी रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या ये आपको सवाल का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। सवाल ये है, ये थ्योरी सवाल होगा। 2 सवाल हम करेंगे आज, आप ड्राफ्टिंग करोगे। एक थ्योरी क्वेश्चन पे सवाल करेंगे, एक आप, और ये मैं इसलिए इंटेंशनली डायरेक्टर के चैप्टर से नहीं लाया और बहुत बेसिक चैप्टर से लाया हूँ, और ताकि वो बच्चे भी ड्राफ्टिंग सीख सकें जिन्होंने बिल्कुल भी कंपनी लॉ ना पढ़ा हो, जिन्होंने सिर्फ शायद कोई एक आध चैप्टर की ही लर्निंग की हो। क्योंकि मैंने चाहा कि पहले आपको ड्राफ्टिंग इस सेशन में सिखा दूं, ताकि फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस डायरेक्टर के और चीफ एग्जीक्यूटिव की सारी कंटेंट को भी कवर कर लेंगे और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे। आज का सेशन जिस मकसद के लिए है वो मकसद हमारा है ड्राफ्टिंग सीखना। तो बेसिक सवाल इतना आसान मैं लेके आया हूँ कि शायद वो आप कहें कि सर ये तो कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि ये एक 5 नंबर के लिए मैं सवाल आपके लिए लाया हूँ और आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। सारे बच्चे जो इस वक्त लाइव बैठे हैं, मुझे बताइएगा कि आप में से कितने बच्चों को ये इस सवाल का जवाब पता है। आप में से कितने बच्चों को इस सवाल का जवाब आता है। इजी सवाल रखना था ताकि ड्राफ्टिंग सीख सकें और फिर आपको कुछ चीज़ें सिखाई जा सकें। बताएं आप में से कितने बच्चों को इस सवाल का जवाब आता है। हाउ कैन अ पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ अ कंपनी। इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना। आता है आपको? यस, अदीन ने कहा यस। और कोई बच्चे बताएं, इतने सारे भाई। हसन, हुसैन, काजी, यस यस। और बताएं जी। अली, यस। आता है सवाल का जवाब? कोई एक बच्चा हो जो कहे मुझे सवाल का जवाब नहीं पता, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग का मकसद फिर हमारा अचीव नहीं होगा। शफक, नो, ठीक है, ओके बेटा। क्यों नहीं बेटा, इतना बेसिक है। चलो, और कोई सवाल का, कोई और बच्चा हो जिसको ना आता हो सवाल का जवाब। या तो शफक ने लिखा है नो, इसका मतलब या तो शफक को बहुत कुछ आता है या बिल्कुल भी नहीं आता। तो मुझे तो लग रहा है शफक को बहुत कुछ आता है, क्योंकि वो शायद भाप गई है कि ये सवाल आसान नहीं है, ये सवाल आसान नहीं है। अब आप बेटा हैरान रह जाओगे कि ये सवाल आपकी नज़र में आसान है, मेरी नज़र में बहुत मुश्किल है। अब पता नहीं क्यों मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो देखते हैं कि मुश्किल है कि आसान है। आपने ये 5 नंबर के लिए इसकी ड्राफ्टिंग करनी होगी आज ही। और फिर जो तीसरी चीज़ आज के सेशन में होगी, पहले हम इसको ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर यानी आपसे मैं लिखवाऊँगा, ईमेल करवाऊँगा। आज का सेशन हमारा इन बेसिक प्रिंसिपल्स और ड्राफ्टिंग के लिए है, और लाजमन आप इस सेशन को कंटिन्यू एंड तक रहें, ताकि आपको वो जो मेरा आज का मकसद है ना वो हासिल कर सके। अगर किसी को कोई काम है, कोई सब्जेक्ट की क्या कोई अर्जेंसी है, कोई मसला है, तो फिर रिकॉर्डिंग में देखो, मगर मुकम्मल सेशन देखो। ये वो सेशन है जो आपके लिए इंशाल्लाह कंपनी लॉ पास कराने के लिए कुछ नए एवेन्यूज़ खोलेगा, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो कवर करेंगे बेटा वो तीसरी चीज़ है, एक प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, वो बड़ा आसान सा है। दोनों किस्म के सवाल होते हैं ना, तो प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। और ये वो क्वेश्चन है जो भी सबको पता होता है। अच्छा, अब अदीन ने एक अच्छा कमेंट लिखा है कि सर डिफ़िकल्टी इसलिए बिकॉज हमारे पास जो कंटेंट है
वो कम है और मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट, कि मार्क्स पे भी तुमने तवज्जो की। अब ये सिनेरियो बेस्ड सवाल कौन सा है बेटा? ये एक सिनेरियो बेस्ड सवाल है। नहीं, ये नहीं, रुके रुके रुके, ये सवाल जो है ये है, ये ओके बेटा, ये मैंने एक केस स्टडी बनाई है ताकि इस सेशन में और इससे पहले भी मैं, ये एक सेशन है, ये बहुत बेसिक सा एक सवाल है। ठीक है, ये किस चीज़ पे है? ये सेपरेट लीगल एंटिटी पे है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मुझे एक बात बताओ, जो कंपनी लॉ पढ़ता हो बच्चा, उसके लिए हाउ टू बी अ मेंबर और सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कितने बेसिक्स हैं, कितनी आसान चीज़ें हैं, मगर जब लिखोगे ना तो पता चलता है नहीं यार, ड्राफ्टिंग कुछ और चीज़ है भाई। टू नो समथिंग एंड देन टू राइट इट इन अ वे कि आपकी वो जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, ये एक आर्ट है। ठीक है, तो लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि लिखते वक्त कोई आप मतलब ज़बरदस्त किस्म की अंग्रेज़ी की नदियाँ बहा दें, नहीं, जितनी अंग्रेज़ी आती है उतनी लिखें, मगर फिर उस सवाल की रिक्वायरमेंट को मीट करें। सही है, तो आप ज़रा इस सवाल को भी आज अटेम्प्ट करेंगे, ये मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप सबके पास ये अवेलेबल होगा। ये इसकी थोड़ी सी मैंने जगह भी रखी है, अगर कोई प्रिंट करके इस पर करना चाहिए। पूरा केस स्टडी है, पूरा सिनेरियो है सोलोमन वाला। और आपको पता है कि ये इसलिए मैंने इसको सवाल को बेस बनाया और ये सिनेरियो लाया हूँ क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यूके में इसी केस की वजह से इस्टेब्लिश हुआ था। यही वो केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और वो प्रैक्टिकली उसी दिन के बाद या उसी जजमेंट के बाद कंपनी को दुनिया भर में एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया। तो ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसके रियल फैक्ट्स, जो भी रियल फैक्ट्स थे, उसको बेस बना के मैंने पीकेआर, क्योंकि वो तो पाउंड्स में थे तो पीकेआर में कुछ चीज़ें बनाई। ये पूरा सवाल मैंने खुद बनाया है। ठीक है, अब आपको ये सवाल भी मैं आपको दूंगा, आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? इसके अंदर क्या चीज़ें रखनी है? 1 और 2 चीज़ें पूछनी है, 3 नंबर 5 नंबर। और आपकी हेल्प के लिए, यानी मैंने पेपर भी आउट कर दिया, ये ना समझें कि मैं आपसे कंटेंट को पूछ रहा हूँ, कंटेंट नहीं पूछ रहा। ये देखिए मैंने पेपर आउट कर दिया। कैसे? मैंने आपको बता भी रहा हूँ कि ये देखो भाई, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, इसमें टिप्स दे रहा हूँ। और मैं जब इस सवाल की बारी आएगी तो डिस्कस भी करूँगा कि देखो ये टिप्स हैं, इस सवाल को जवाब देते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना। फिर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि पार्ट ए में ये चीज़ें कवर करो, इंट्रोडक्शन में ये लिखो। यानी इसके बावजूद भी आप ड्राफ्टिंग की गलतियां करोगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जवाब आते हुए भी हम मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते? ये है ड्राफ्टिंग स्किल्स नहीं है। आई बात समझ? तो लिखना किसी भी जवाब को और नॉलेज जो आपने एक्वायर की थी वो लिखी सफिशिएंट नहीं होता। ये 50% ऑफ द बैटल है, रिमेनिंग 50% आपका क्या होता है? ड्राफ्टिंग होता है। अब ड्राफ्टिंग क्या है मुझको हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ऑनलाइन बेटा यहाँ तक ऑन बोर्ड है सारे। आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो इस सेशन पे कोई इनपुट देना चाहता हो तो मैं उसकी पहले क्वेरी को सेटल कर लूँ ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर सकूँ। क्या ख्याल है बेटा, स्टार्ट करें आज का सेशन? सबसे पहले आते हैं हम पार्ट 1 ऑफ टुडेज सेशन में। पार्ट 1, 3 पार्ट्स हैं ना हमारे, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे जिस पे हम आएंगे और पार्ट 1 की तरफ आ रहे हैं। पार्ट 1 क्या है? बेसिक्स ड्राफ्टिंग। और उसके बाद आता है पार्ट 2 थ्योरी का सादा सवाल, सादा तरीन सवाल। और उसके बाद आता है एक एप्लीकेशन बेस। तो इन तीनों को हम कवर करेंगे। हमें इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ टुडे सेशन काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए क्योंकि मैंने असर नहीं पढ़ी, तो 5 मिनट, क्योंकि मैं अभी सामने जाए नमाज रखी है, 5 मिनट में सिर्फ फ़र्ज पढ़ूंगा। ठीक है, तो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। जब भी कोई सवाल बनाया जाता है
तो उसके अंदर कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम रखा जाता है, कोई ना कोई लीगल इशू रखा जाता है, कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई लीगल इशू होगा। लीगल सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ नॉलेज को रिकॉल नहीं करवाना होता। इवन इफ के अगर लीगल क्वेश्चन या लीगल प्रॉब्लम कैसे एक सवाल के फॉर्म में डाला जाता है, एक सवाल में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। नॉर्मली इसके ना दो तरीके हैं, थ्योरी का सवाल पूछना और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड सिनारियो बेस्ड सवाल बनाना, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा देखें कि इस किस्म के जो क्वेश्चंस होंगे जिनको हम थ्योरी या प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रैक्टिकल की भी फिर दो किस्में हैं, एक वो जो वाकई एक्चुअली प्रैक्टिकल भी होता है। आप कंपनी लॉ उठा के देखें, उसके सवालात को उठा के देखें। दूसरा वो जो बज़ाहिर लग रहा है कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, बट हकीकत में वो थ्योरी क्वेश्चन है। वो हकीकत में थ्योरी क्वेश्चन है। ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी केस, ठीक है, केस से स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ फैक्ट्स गिवन होते हैं, कोई आपको सिचुएशन गिवन होती है, और फिर जब आप सवाल की रिक्वायरमेंट में आते हैं तो सवाल फिर केस के फैक्ट्स देने के बाद, केस गिवन है, यस, उसके फैक्ट्स नरेट किए गए, यस, मगर फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में आके वो सीधा सीधा कहता है डिस्कस, एक्सप्लेन, डिस्कस या एक्सप्लेन क्या? कोई प्रोविजन ऑफ लॉ, दैट्स इट। वो प्रोविजन ऑफ लॉ, अब वो प्रोविजन ऑफ लॉ का ताल्लुक ऑब्वियसली किसी टॉपिक से होगा, किसी बात से होगा, किसी प्रोविजन जो होगा जो उस सिनारियो के अंदर वो बात थी। तो सवाल ये है कि वो प्रोविजन को डिस्कस करवा रहा है, अप्लाई नहीं करवा रहा। दैट इज वाई ये थ्योरी क्वेश्चन है मेरी नज़र में, ठीक है। यहाँ अलबत्ता क्या होता है कि केस गिवन होगा और केस के फैक्ट्स नरेटेड होंगे, और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में आपसे वो कहेगा, क्या कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, जैसे कमेंट, जैसे सजेस्ट, जैसे एडवाइस। तो ये जो है ना, एडवाइस, कमेंट, सजेस्ट, ये वो वर्ड्स हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जो अप्लाई करवा रहे हैं लॉ को। यानी कि अगर लॉ को रिक्वायरमेंट अप्लाई करवाए कि इस केस पे आपका ये प्रोविजन ऑफ लॉ जो आप जानते हो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आप अप्लाई करें। अब देखिए, जो दोनों किस्म के सवालात हैं उसकी ड्राफ्टिंग अलग हो जाएगी, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अब आपको सवालात को समझने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूछता हूँ कंपनी लॉ में कितने किस्म के सवालात आते हैं, तो अब आपके पास 3 किस्म के सवालात आते हैं। सही है बच्चों? 3 सवालात आते हैं। पहला वो सवाल जो प्योर थ्योरी है, जिसके अंदर सीधा सीधा एक प्रोविजन ऑफ लॉ है और कहा गया है कि जी उसे आप डिस्कस करो। दूसरे में आपको कोई फैक्ट्स देके वही प्रोविजन पूछा गया, और तीसरे में आपको एक सिनारियो देके और उस पर लॉ अप्लाई करवाया गया, ठीक। अच्छा, अब इस केस में अगर देखा जाए तो जो बुनियादी तौर पे इवन इन दोनों के अंदर भी, चाहे वो प्योर थ्योरी हो या केस बेस्ड थ्योरी हो, कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम ज़रूर होता है। लीगल प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, लीगल इशू यहाँ पे भी है। अब ये लीगल इशू आइडेंटिफाई करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप क्या करते हो,
आप उस टॉपिक पे जितना जानते हो लिखना शुरू कर देते हो विदाउट रियलाइजिंग कि एग्जामिनर की कोई रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट से ही जुड़ी हुई हैं मार्क्स। और वो मार्क्स जब तक आप उसको वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स नहीं देंगे, आप उसके अलावा जितना चाहें लिखें, वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसको समझने के लिए इवन थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर भी आपने समझना क्या है कि ये आखिर कौन सी लीगल बात है, कौन सा लीगल पॉइंट है। आप ये ना देखें कि जी जैसे मैंने एक सवाल बनाया तो उसमें मेंबर देखा आपने, कंपनी देखी आपने, और आप उस पर शुरू हो गए लिखना कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके फीचर्स लिखना शुरू कर दिए और आपको लिखा कि लगा कि हाँ यार मैंने ना कोई 1.5-2 सफ़े का ज़बरदस्त जवाब लिखा है। ये आपको इट विल फेच नो मार्क्स जब तक आप, तो इसका मतलब है कि ड्राफ्टिंग का बुनियादी पॉइंट स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। अब आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। आइडेंटिफाई, सवाल में क्या, चाहे वो थ्योरी क्यों ना हो, आइडेंटिफाई दी लीगल प्रॉब्लम। याद रखें लॉ is all about legal problem. Law is all about legal problem. ओके, क्लियर है ये बात। और अगर वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो फिर आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ। अब आपने आंसर में ना क्या करना है, 2 चीज़ों को इंश्योर करना होता है थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर। आपने सबसे पहले जो रिक्वायर्ड आपने आइडेंटिफाई किया है वो जो लीगल क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा क्लू दूंगा ना तो मैं जो सवाल बना के आया हूँ आज वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कुछ क्लू नहीं दे रहा ताकि तुम लिखो, लिखने के बाद बताऊंगा कि देखो भाई ये थी रिक्वायरमेंट और ये तुमने लिखा है। तो जब आप थ्योरी बेस्ड आंसर लिख रहे होते हैं तो वहाँ फिर आपको इंश्योर करनी होती हैं 2 चीज़ें टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। पहली चीज़, आपने एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आपका जवाब एक्यूरेट होगा। यानी अब अगर आपने लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, और अगर किया तो करेक्ट था कि इनकरेक्ट था। हमारे जवाबात में अक्सर क्या होता है, हम अक्सर लीगल जो हमारा क्वेश्चन है, जो लीगल प्रॉब्लम होता है उस सवाल के अंदर उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, और बगैर आइडेंटिफाई किए हम क्या करते हैं, हम ये अप्रोच होती है, राइट एवरीथिंग वी नो अबाउट इट, राइट एवरीथिंग वी नो अबाउट इट, एंड दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये आप टारगेट लेस जा रहे हो। यहाँ जो है ना आपको टारगेट ही नहीं पता क्या है टॉपिक। देखिए जब आप नोट्स पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो और फिर उस बुक की नॉलेज को एब्जॉर्ब करते हो, सिचुएशंस और थ्योरी के सवालात पे अप्लाई करते हो, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, तभी जाके ये एबिलिटी पैदा होती है जिसमें आप लीगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हो। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच कि जो कुछ पता था लिखना शुरू किया विदाउट स्टॉपिंग एंड आइडेंटिफाइंग द लीगल प्रॉब्लम। अब लीगल प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गया, नाउ यू नो एग्जैक्टली, मैंने जो सवाल दिया है ना आज के लिए उस पर भी मैं आपको टाइम दूंगा कि आइडेंटिफाई करो व्हाट इज़ द लीगल प्रॉब्लम। कर लिया, अच्छा जी आप लिखो। अब मसला क्या होता है कि जब हम लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमने लीगल प्रॉब्लम गलत आइडेंटिफाई किया, इट वॉज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर, सबसे मिसमैच। ठीक है, इसका मतलब है सेकंड गलती क्या हो जाती है हमारी, मिसमैच। किस चीज़ में मिसमैच, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीगल। हमने जो समझी रॉन्ग लीगल प्रॉब्लम था हमारा, हमने जो लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि बच्चे इसी तरह करते हैं ये वाली बात कि सवाल देखा और उनको लगा हाँ ये तो मुझे आता है क्योंकि नोट्स रटे हुए होते हैं और लिखना शुरू कर दिया। एक अपने लॉ के एग्जामिनर थे, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने उससे बड़ा शिकवा किया कि यार आप बच्चों को फेल करते हैं बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि बच्चे
करते ये हैं कि नोट्स को याद करते हैं और फिर वो बगैर रियलाइज़ किए कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, जो कुछ नोट्स में जैसे लिखा था वैसे लिख लेते हैं। कहते सर अगर हमारा सवाल ईसा है और जवाब मूसा देगा, क्योंकि दोनों नबी हैं, अल्लाह के बंदे, दोनों बनी इसराइल हैं, तो एक्यूरेसी तो होगी दोनों में, मगर ईसा अलग है मूसा अलग है, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं देगा, मैं पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो सवाल की रिक्वायरमेंट समझे बगैर लिखना, क्योंकि वो आपको डर होता है कोई पॉइंट ना भूल जाऊं, और थोड़ा सा देखिए, एक हमारा जहन भी हमें ना फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। कैसे कि जैसे ही हमने देखा कि अच्छा ये सवाल है अब तो हम मुझे आ रहा है, थोड़ा रुके नहीं, सोचा नहीं कि इस सवाल का क्या एंगल पूछा, क्या एस्पेक्ट पूछा, फोकस किस पे होगा, तो बेटा वो बगैर सोचे हम जो लिख रहे होते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, रॉन्ग जो हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कैसे, हम रुके, हमने आइडेंटिफाई किया हाँ इसमें ये रिक्वायरमेंट है, मगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ हो रहा है, मिसमैच है। तो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी के लिए जो जितनी पास्ट पेपर की रीडिंग करेगा और उनकी रिक्वायरमेंट समझेगा, वो उतना फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, इस मिसमैच से बचने का तरीक़ेकार क्या है कि आप पास्ट पेपर में आए हुए सवालात को देखो, सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करो और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखो, तो एक्यूरेसी इससे मेंटेन होगी। करेक्ट। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है एक्यूरेसी के बाद, दूसरी है कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस में क्या होता है, कंप्लीटनेस में ये होता है कि आपने जवाब तो सही लिखा, मगर अक्सर औकात पता है क्या होता है, अक्सर औकात आप जवाब लिखते हो इतना, जबकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है इतना। क्योंकि उसकी अब ये इतना क्यों रुक जाते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम नोट्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे असातिज़ा, हमारे जो टीचर्स और ट्यूटर्स होते हैं, या हम खुद उसको हेडिंग सब हेडिंग में तोड़ देते हैं, बॉक्सेस में तोड़ देते हैं। रिजल्टेंटली क्या होता है कि एक जगह पे हमने सेम हेडिंग दी थी जिस हेडिंग से सवाल आया, और बाकी पे चूंकि वो हेडिंग नहीं थी इसलिए हम उसको सवाल का हिस्सा नहीं समझते। रिजल्टेंटली हमें जो मार्क्स मिल रहे होते हैं वो 1/3 होते हैं। कंप्लीटनेस इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो था थ्योरी के लिए, मगर प्रैक्टिकल में जब हम आते हैं तो प्रैक्टिकल के सवालात के लिए थोड़ा सा हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। और वो स्टेप क्या है, लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लीगल प्रॉब्लम पे नंबर 1, अब सुनिएगा प्रैक्टिकल के लिए एडवाइस, कि ना सिर्फ हम लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद सवाल पढ़ा, फैक्ट्स को समझा, उसमें से लीगल प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें क्या करना होता है, पूरी से लिखना नहीं होता। क्यों नहीं लिखना होता, क्योंकि फिर उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है फैक्ट्स, फैक्ट्स तो लिख रहा हूँ, मगर कौन से फैक्ट्स, प्लीज़ एक सब्र रखिएगा, फैक्ट्स ऑफ द केस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीगल रीजनिंग, और आखिरी चीज़ होती है उसकी बेसिस पे, लीगल रीजनिंग की बेसिस पे कंक्लूजन। ठीक है, ओके। अब ये क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले देखिए सवाल के अंदर फैक्ट्स में समटाइम्स सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ फैक्ट्स की होते हैं और कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, नॉट इंपॉर्टेंट, और समटाइम्स नॉट रेलेवेंट। तो अब रेलेवेंट हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से पता चलेगा कि लीगल प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई किया है, अगर उससे उसका ताल्लुक है और उस क्वेश्चन में जो बात की गई है उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो की फैक्ट्स होंगे, और अगर उससे उसका ताल्लुक नहीं है तो वो फिर नॉट इम्पॉर्टेंट या इरेलेवेंट होंगे। अब हम क्या करते हैं आपको पता है, जब थ्योरी बेस्ड सवाल लिखते हैं, चलो फिर भी
थोड़ी सी एक्यूरेसी, कुछ कंप्लीटनेस आ जाती है, बच्चे को सेटिस्फेक्शन आती है, इरेलीवेंट लिख के भी सेटिस्फेक्शन आती है कि मैंने जवाब लिख लिया। तो मार्क्स नहीं मिल पाते, वो वही मसला आता है ना, क्योंकि हम ये काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो मीट नहीं कर रहे होते। ये मार्क्स इसमें भी क्यों नहीं मिलते? वही कि आपने डिब्बे बनाए होते हैं, आपने नोट्स बनाए होते हैं जिसमें एक हेडिंग मैच कर गई, उसका एक तो पॉइंट लिख लिए, बाकी लिखे ही नहीं, सवाल नहीं समझा, इसलिए लीगल प्रॉब्लम नहीं समझा। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हम करते हैं, यहाँ पे हम थ्योरी लिख के आते, सवाल देखा ना तो थ्योरी लिखना शुरू कर दी, और थ्योरी लिख के पता है ये इसका स्ट्रक्चर बच्चे का क्या होता है, आप मुझे कंफर्म करें ऐसा आप करते हो कि नहीं करते। प्रैक्टिकल में लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, लीगल प्रोविजंस को रिप्रोड्यूस करते हो, और लीगल प्रोविजन को रिप्रोड्यूस करने के बाद हेंस प्रूव्ड कंक्लूजन लिखते हो। तो सवाल के अंदर जो फैक्ट्स थे वो, और सवाल के अंदर जो आपने नतीजा निकाला वो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बच्चे की लीगल ड्राफ्टिंग का वो ये होता है कि बच्चा लीगल रीजनिंग करता ही नहीं, लीगल रीजनिंग उसको करना ही नहीं आती, ठीक है। वो सिर्फ नतीजे निकालना जानता है कि हेंस प्रूव्ड बिकॉज ये है, तो फिर ये जो सवाल के अंदर लिखा होता है ना, ये सार नो, वो करता है, रीजनिंग करता ही नहीं। अब इस किस्म के सवालात के लिए दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सवाल में, जब ये आंसर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आंसर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आप उस सवाल में गिवन फैक्ट्स से आप क्या करते हो, सबसे पहले लीगल प्रॉब्लम को स्टेट करते हो, लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके स्टेट करते हो, ठीक है। आप जैसे कि इन द गिवन सिचुएशन, वो फिर लीगल क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपने करनी होती है, आप उस लीगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आप उस पर जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो वो स्टेट करोगे कि इसमें ये जो बात कही गई है ये गलत है, ये लीगल है, ये इलीगल है, और फिर उसको साबित करने के लिए लॉ को लिखने का तरीका ऐसे अपनाते हो जिसको हम लोग कहते हैं लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में दो चीज़ें होती हैं कि एक तरफ आपने लीगल रीजनिंग में क्या करना होता है, वही लीगल प्रोविज़न ही बताने होते हैं, मगर लीगल प्रोविज़न सारे सब कुछ नहीं बताना होता है, सिर्फ वो, और लिंकेज बनाते हुए इसका, किससे लिंकेज बनाते हुए इसका, किससे, फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ। हम जैसे अभी ये एक सिनारियो बेस्ड सवाल करेंगे तो उसमें एक जगह लिखा है जैसे मसलन के मिस्टर सॉलोमन हैड, मिसाल दे रहा हूँ इस वक्त, 9000 शेयर्स। तो मिस्टर सॉलोमन के 9000 शेयर्स, मिस्टर सॉलोमन की बीवी के 2 शेयर्स, उसके बच्चों के शेयर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लॉ वही है, पॉइंट्स वही हैं, मगर उनको लिंकेज बना के लिखना है, वीविंग नहीं होती, वीविंग दो चीज़ों को मिला के लिखना होता है। और लिखते वक्त भी ये चीज़ होती है, लिखने का अंदाज़ ये होता है कि आपने इन सवालात को लिखते वक्त एक नतीजे की तरफ लेके जाना है, एक पॉइंट की तरफ लेके जाना है। ये सिंपली नहीं है कि बस आप लिखे जा रहे हैं और थ्योरी की तरह लॉ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, ये लीगल रीजनिंग आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू को फिर क्या करेगी, प्रूव कर देगी, तो वो आपका होगा कंक्लूजन। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने लिया ना, ठीक है, ये कंक्लूजन ही था, यहाँ आके आप उसको रिस्टेट करते हो। मसलन एक गिवन सिचुएशन में शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है और उसमें प्रोसीजर बताया गया है और आपसे कहा गया बताएं ये सही था कि गलत था, तो आप क्या कहेंगे कि इन द गिवन सिचुएशन द लीगल प्रॉब्लम या लीगल इशू इज, ये भी लिखो, लीगल इशू इज वेदर द शेयर्स अलॉटेड वर करेक्ट और नॉट, ठीक है। फिर क्या कहेंगे कि इन द फैक्ट्स नरेटेड इन द क्वेश्चन द allotment of shares was not as per law, was irregular, was not legal, ठीक है।
एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस 1 2 3 4 5 करके, और फिर आप लिखोगे कि ड्यू टू दीज लीगल फैक्ट्स एंड रीजंस, ये जो था। अब मुझे एक बात बताएं, इस स्ट्रक्चर से अगर आप सवाल लिखेंगे होगा उतना ही जितना आप वैसे लिखते हो, कोई लंबा जवाब नहीं बनता बेटा, होगा वही जितना आप लिख रहे होते, मगर तरीका चेंज हो जाएगा। इसमें एग्जामिनर को यह भी नजर आ जाएगा कि आपने लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, फिर आपने इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर बच्चे इससे डरते हैं कि पता नहीं गलत ना हो जाए, तो दोनों तरफ की बातें करेंगे ताकि ये सही है, 0 मार्क्स हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा आपको, और फिर उसकी लीगल रीजनिंग यहाँ आके आपको जो है ना लॉ को लिंक करना होता है, और आखिर में फिर आप नतीजा निकालते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इसका एक तरीका और भी है इस किस्म के सवालात को अटेम्प्ट करने का, और वो तरीका ये है कि आप शुरू में पॉइंट ऑफ व्यू ना लें। आप क्या करें, सबसे पहले, अब इसका दूसरा, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड इसका, जिसमें आप स्टेप 1 में की फैक्ट्स नरेट कर दें, सवाल के की फैक्ट्स नरेट कर दो। सेकंड क्या करो, उसके बाद सेकंड पे आप की फैक्ट्स नरेट करने के बाद आप आते हैं और यहाँ उन फैक्ट्स पे लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई लॉ, और फिर आप क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बेसिस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ये भी बिल्कुल करेक्ट मेथड है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें भी सारी वही बातें होती हैं, इसमें भी वही सारी बातें हैं जो ऊपर आपने देखी हैं। कैसे, इसमें हमने कहा था लीगल प्रॉब्लम, तो लीगल प्रॉब्लम इन फैक्ट्स के अंदर नरेट करते हैं हम। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, ये लॉ अप्लाई करते वक्त हम पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं और लीगल रीजनिंग कर रहे होते हैं, और आखिर में फिर कंक्लूजन होता है। तो यहाँ 3 पार्ट्स हैं, यहाँ 4 पार्ट्स हैं, जो भी मेथड आपको सूट करे। समटाइम्स क्या करते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग में हम नतीजा निकाल के उसको प्रूव करते हैं, और समटाइम्स हम क्या करते हैं, रीजनिंग करने के बाद नतीजा निकालते हैं, बिकॉज के ये स्टेप 1 2 3 4 5 ये था, देयरफॉर ये नतीजा निकला। और कभी कभी हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट है इन रीजंस की वजह से, तो ये अप टू यू। तो आप, आई होप कि ये क्वेश्चंस के थ्योरी को कैसे लिखेंगे और प्रैक्टिकल को कैसे लिखेंगे, आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं। ठीक है, अब आप कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो। बिल्कुल गलत है अदीन, देखिए आपने सवाल को तो फिर लिफ्ट ही नहीं कराई ना। आपने लिखा है सर मैं पहले बुक की लाइंस लिखी, बाद में क्वेश्चन की लाइंस लेके थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब सवाल ही क्वेश्चन की लाइन से शुरू होना चाहिए बेटा, बुक की लाइन नहीं, बुक की लाइन बाद में आनी चाहिए, पहले क्वेश्चन की लाइन होनी चाहिए, उसमें क्या बात पूछी गई है, इसका तो तरतीब चेंज कर दो। ठीक है, इसकी तरतीब में पहले क्या लाओ, क्वेश्चन की लाइंस, क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं अदीन। ठीक है बेटा, उसके अंदर पहले सवाल को तो लिफ्ट कराओ ना बेटा। सवाल देखिए जो वो बना रहे हैं, आप उसको इग्नोर करके अपनी तरफ से सिर्फ शो करना शुरू करेंगे कि आपने जो किताब की लाइनें या नोट्स आपने याद किए हुए हैं, तो देखो वो आपको न मार्क्स नहीं देगा, उसने मार्क्स अपने सवाल के लिए रखे, ना कि आपकी नॉलेज के लिए। तो आपकी वो नॉलेज है जो उस सवाल से लिंक है, डेमोन्स्ट्रेट करो। ठीक है दिन। सेकेंड, तला आई रोट लाइक प्रोविजन ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन एंड लिंकेज इन रिजल्ट। देखो प्रोविजन ऑफ लॉ बिल्कुल गलत तरतीब भाई, यही तो मसला है ड्राफ्टिंग का। आपने देखिए खुद प्रूव कर रहे हो वही बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। देखो अगर तो प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड सवाल में प्रोविजन पूछता तो वो थ्योरी बेस्ड सवाल बन जाता ना। तला आपने ऐसा नहीं करना। देखिए मेरे इस मेथड को समझो, लीगल प्रॉब्लम का मतलब अगर कोई लीगल प्रॉब्लम के लफ्ज़ को ना इस्तेमाल करे तो आप इसको कहो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। लीगल प्रॉब्लम है ही रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट क्या है उसी को तो लीगल प्रॉब्लम कहते हैं। तो बेटा तरतीब ये होगी सबसे पहले कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल प्रॉब्लम क्या है, वो सवाल से निकलेगी ना बेटा।
ठीक है, ये देखिए फैक्ट्स ऑफ द केस, देख रहे हो मैंने दोनों मेथड्स में पहले सवाल को प्रेफरेंस दिए, सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट को तो आइडेंटिफाई करो, फिर आपकी बुक की और नोट्स की नॉलेज आती है। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए अब इसकी ना डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एक्चुअली ये आपको सवाल है और आप लिखना शुरू करो। अब हम पहुंच चुके हैं इस सवाल पे बेटा। अब इस सवाल को जरा अटेम्प्ट करें आप, आपको मैं दे रहा हूं, कितना टाइम चाहिए आप सबको? अटेम्प्ट करो इसको, 5 नंबर के लिए ये सवाल है, इसको आप अटेम्प्ट करें। आपको मैं कितना टाइम दूं बेटा? चले टाइम छोड़ देते हैं, टाइम तो आप मुझे बताते रहेंगे कि किसी ने अटेम्प्ट कर लिया नहीं कर लिया। ठीक है, अटेम्प्ट करो जरा इस सवाल को। हाउ कैन अ पर्सन इसको आप अटेम्प्ट करो बेटा। और जो अटेम्प्ट करेगा वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा, पिक्चर बना के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मुझे। और लिखना है मेरा बेटा, सबने लिखना है।
लिख रहे हैं बच्चों, कहाँ तक पहुँचे हो? आया कोई जवाब? नहीं, अभी तक लिख रहे हैं। अच्छा, जो भी जवाब होगा बेटा वो मैं शो नहीं करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है? इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मैं उसको सिर्फ डिस्कस करूँगा, नाम भी नहीं बताऊँगा कि किसका जवाब है, बस डिस्कस करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें आप लिखते हो और कैसे लिखनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की। और ये सवाल इजी है, मुश्किल है, ये अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें क्या लीगल क्वेश्चन था, इसमें क्या लीगल चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, ओके ओके ओके, काम कर लो बेटा, एक सेकेंड रुको, ईमेल करो इस पे। ये देखो बेटा, तारिक तुनियो 230@gmail.com, इस पे ईमेल करो, क्योंकि मैं भी वो क्लासरूम में हूँ तो यहाँ नेट का कभी, अच्छा मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं होता ना, वो होता है ईमेल कर दिया बेटा, 230@gmail.com। शाबाश, गुड बेटा, चलें
डिस्कस करते हैं बेटा। एक जवाब आ गया है हमारे पास, चलो भाई। अच्छा बेटा, अब ये है कि देखो हम चीज़ें सीख रहे हैं, इस वजह से आपको, चलो अच्छा नाम भी नहीं है मगर बहरहाल ऑनलाइन बेटा बाकी स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं, आप भी शेयर कीजिएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम की कमी है, तो अगला सवाल भी हमने अटैम्प्ट करना है, तो इसको ज़रा देख रहे। कितना आसान सवाल था, आप भी अपना भेजिएगा, मैं आपका भी जो है डिस्कस करूँगा। मगर सबसे पहले चीज़ ये मुझे बताओ बेटा, कितना आसान सवाल था आपके हिसाब से? कितना सवाल है आसान? अब ये ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने। देखिए समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है कि आपकी बुक में से एक हेडिंग उठाएगा, हेडिंग के कंटेंट्स पे एक सवाल बना देगा। ये इजीएस्ट सवाल होते हैं, इजीएस्ट मेल एड्रेस बेटा ये है। अभी सब ने अटेम्प्ट करना है बेटा, और सब ने भेजना है, ये नहीं है कि बस मैं अभी ये वाला है बेटा। देखें ये सुनिएगा इन द मीन टाइम सारे बच्चे। तला शाबाश बेटा, अली शाबाश। अब देखिए पॉइंट समझें, अब आप थ्योरी सवालों को समझो, थ्योरी वाले पोर्शन को भी समझो। वो क्या करता है कि एक हेडिंग उठाएगा, उस हेडिंग में ही जो कंटेंट है उसको सवाल में कन्वर्ट करके और सवाल का जवाब बना देगा, मतलब सवाल बना देगा और आप उसका जवाब लिखेंगे। ये मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं, मैं ऐसे ही इजीएस्ट इसका अगर सवाल का दूं कि इस मेथड पे कौन से सवाल बने हुए हैं, तो ये एक सवाल बना हुआ है, ये अटेम्प्ट है 2016 में एक सवाल आया था। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। सीधा सीधा सवाल, ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि एक इजीएस्ट पार्ट अगर आए तो एक और सवाल है यहीं पे। हाँ ये देखें, ये सवाल बना है 2022 में और इसमें 3-5 नंबर का सवाल है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 पार्ट ए, आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। इस पे 2 नंबर है, मैंडेटरली रिक्वायर्ड एज कंपनी, और दूसरा लिस्ट डाउन एनी 3 एक्सेप्शंस। सीधा सीधा है कि नहीं है? सीधा है ना, मैंडेटरली रिक्वायर्ड। अब और 3 एक्सेप्शंस, तो आपको याद होगा ना कितने लोग हों जब वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करें तो लाजिम है उनका फिर कंपनी बनना। कितने हों बताओ, कितने लोग हों और प्रॉफिट मोटिव हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन लाजिमन कंपनी बनेगी। कितने लोग हों भाई बताओ, सबको याद होगा यार। 20 लोग हों और फिर वो प्रॉफिट के, भाई देखिए ना, मगर व्हाट इफ मैं 20 लोग नहीं हैं, हम हैं 4 लोग, हम फिर भी कंपनी बना सकते हैं। हम पे मैंडेटरी नहीं था, हम पार्टनरशिप भी बना सकते थे, मगर 20 से जब ज़्यादा हो गए, मोर देन 20 हो गए, तो अब लाजिमन हो गया ना, मैंडेटरी हो गया ना। इस पॉइंट को उठा के देखो कि बुक में सीधा सीधा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सीधा सीधा ये लिखा होगा, when more than 20 persons get together for the purpose of carrying on business with the object of acquiring क्या gain, such business is mandatorily required to be registered as a company। फिर एक्सेप्शंस आपको याद होगा, वही सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, जॉइंट फैमिली जो थी, फिर पार्टनरशिप, वो 2 फैमिली पार्टनरशिप्स की थी, तो बेटा और लॉयर्स, ये जो एक्सेप्शंस हैं ये एक जगह लिखी हुई हैं, एक हेडिंग में लिखी हुई हैं। ऐसे सवालात ईजीएस्ट होते हैं, इवन थ्योरी में भी ऐसे सवालात ईजीएस्ट होते हैं। यहाँ सिर्फ क्या चाहिए? रट्टा, नो अंडरस्टैंडिंग, नो यूज ऑफ ग्रे मैटर, नो यूज ऑफ माइंड, बस आपने लिखा नंबर मिल जाएंगे। मगर थ्योरी में वो सवालात जो किसी हेडिंग से नहीं उठाए गए बेटा, वो देते हैं टफ टाइम। ऐसा है कि नहीं है? जो हेडिंग से ना उठाए जाए, वहां चाहिए अंडरस्टैंडिंग। तो जो थ्योरी का मैं सवाल लाया था, किसी जगह गिवन है बताओ, किसी जगह गिवन है ऐसा
किस हेडिंग में गिवन है? नहीं है, नहीं है। सवाल बज़ाहिर इजी था मगर ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। यहाँ आके ना बच्चा फंसना शुरू कर देता है। अब मुझे एक बात बताएं, एप्लीकेशन बेस्ड सवालात तो दूर की बात है, थ्योरी बेस्ड सवाल भी अगर वो हेडिंग से हटता है तो बच्चा फंसता है। अब यहाँ इस ज़रूरी है मेरे बच्चों आपको एक बात समझना कि सिर्फ आपको ना रट्टे नहीं लगाने होते लॉ में कि बस कहीं से याद हो जाए और पेपर पास, ये कोई गारंटी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, तो वो सवालात मैंने देखा है कि जहां वो अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, हेडिंग से हटता है, दो तीन चीज़ों को लिंक करके फिर थ्योरी का सवाल भी बना जाता है तो वो सवाल मुश्किल समझा जाता है। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, अब हम इस सवाल पे आते हैं जो आपके सामने था। सवाल क्या था, पढ़ लेते हैं। हाउ कैन। अब इसमें हमने क्या, वही मेरा जो तरीक़ेकार था थ्योरी में, हम क्या करेंगे, लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं पढ़ा जो आप लोगों ने किया है, मैं उसको देखता हूँ। बट हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ मेंबर, इसमें बेटा लीगल प्रॉब्लम क्या है? इसमें व्हाट इज द लीगल प्रॉब्लम? लीगल इशू क्या है इस सवाल के अंदर जिस पे वो चाह रहा है कि उसको हम जवाब दें? सवाल ना कंपनी पे है। अगर किसी बच्चे ने यहां मेंबर को डिफाइन किया, क्योंकि ये हेडिंग है, यस ये हेडिंग है, आपकी बुक में भी है, इस पे सवाल भी आया है, मेंबर को डिफाइन करना कि मेंबर किसे कहते हैं। शेयर होल्डर और मेंबर सिनोनिमस है कि नहीं है ये भी आपको पता होता है, डिस्कस किया होता है, मगर इसने ये नहीं पूछा। अगर आप ये लिखोगे ना सिर्फ पेज भरने के लिए, क्या कि मेंबर किसे कहते हैं और शेयर होल्डर किसे कहते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे सर? लीगल प्रॉब्लम क्या है मेरा बेटा, आइडेंटिफाई तो कर। और यही चीजें पेपर में नहीं करनी होती हैं, तैयारी करने का अंदाज ऐसा होता है। जब हम तैयारी करते हैं ना, तैयारी इस अंदाज से करते हैं कि हमें इस किस्म के सवालात तो सब, यार मैं तो कहता हूँ, आपको पता है मेरा तरीका क्या होता था जब मैं CSS के लिए स्टडी करता था? मैं सारे पास्ट पेपर को आगे रखता था फिर तैयारी करता था। बड़ी एक बुक आती थी जिसमें तो पेपर से सारे एक एक सब्जेक्ट के फाड़ के अलग हेडिंग में उसको देके, सब्जेक्ट की हेडिंग देके मैं उसको अब पहले पेपर देखता था। भाई आप पहले पेपर देखो यार, पहले पेपर देखो बेटा, ताकि तैयारी उस हिसाब से कर सको। मुझे बताएं, आप में से जिसने पेपर नहीं देखे होंगे वो सिर्फ अपनी याददाश्त की बेसिस पे उस वक्त क्या कर सकता है यार? कुछ नहीं कर सकता। आपके पास अभी जो टाइम है ना 1.5 महीने का, इसमें यही करोगे। बात समझ आई मेरी? कि क्या करेंगे, पास पेपर को आगे रखेंगे। तैयारी करते वक्त मुझे पता तो हो कि मैंने करना क्या है यार, क्योंकि ड्राफ्टिंग सिर्फ इसको नहीं कहते कि सवाल था जवाब लिखा। अब इसके अंदर मैंने ये नहीं पूछा, क्या मेंबर ऑफ अ कंपनी किसे कहते हैं, किससे कहते हैं, नहीं पूछा, नहीं पूछा, लिखोगे 0 मार्क्स। क्या ये बात जो मैं कर रहा हूं आपको समझ आ रही है? मेंबर को अगर शेयर होल्डर से कंपेयर करोगे तब भी 0 मार्क्स। तो मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, बताओ इसमें लीगल क्वेश्चन क्या था जो पूछा गया था? सर जी लीगल क्वेश्चन ये था कि बनते कैसे हैं। दिस वॉज द सीक्रेट ऑफ दिस क्वेश्चन, बनते कैसे हैं मेंबर। ओके चलें, अब हम देखते हैं। अब मैंने देखे ना सवाल बनाया मैंने, तो मुझे पता है मैं क्या चेक करूंगा। आप क्या इससे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैं आगे बढ़ने से पहले चाहता हूं तुम मुझे बताओ, क्या इस सवाल में, आपके सामने है ना, जिसने भी बनाया सवाल तो आपके लिए, आप इंटरप्रेट करो। हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ मेंबर, तो सवाल किस चीज पे था, रिक्वायरमेंट क्या थी, लीगल इशू क्या था, लीगल प्रॉब्लम क्या था? मेंबर बनने का तरीका, मेंबर बनने के वेरियस तरीके, मैनर्स, मेथड्स। क्या मुझसे एग्री कर रहे हो इस सवाल में? बताओ, इसी पे था ना सवाल। अब जो बच्चा इससे हटेगा, कुछ भी लिखेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि आपने जो सवालात के जवाब आए थे उसमें देखते हैं क्या लिखा है। पर्सन बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फॉलोइंग सिनारियोस,
who become the holder of any class or kind of shares, subscribe to memorandum of association, become member of the company on its registration. This excellent word, शाबाश बेटा, ये था, ये word था. In relation to company not having share capital, any person who become member and whose names are entered into register, ये irrelevant है क्योंकि ये बात तो कर चुके हैं आप. अब देखिए मेरी बात सुने, आपने सवाल का पॉइंट तो पिक किया, ये नाम में खैर नहीं ले रहा मगर शाबाश, गुड, आप एक बात तो कर गए, बट द आंसर इज सब्सटेंशियली इनकम्प्लीट. नंबर कितने थे? 5. आपको बात सही समझ आ रही है कि क्यों पेपर फेल होता है बेटा? आसान तरीन सवाल, हु बिकम अ होल्डर ऑफ शेयर्स, इधर भी बात मुकम्मल नहीं है. अभी मैं लिखवाऊंगा ना जवाब आपसे, जब बताऊंगा फिर देखोगे अरे यार ये देख भाई, तो कैसे वो तबक खोलते हैं. मगर एक बात की मुझे खुशी है कम से कम, अब इसमें मैं इसको ना इम्प्रूव करूंगा, इस पूरे जवाब को. शाबाश, गुड, लिखा ना, मुझे बड़ी खुशी हुई. ये आपकी शुरुआत है पास होने की तरफ, स्टेप्स. मगर यार ये जवाब, इस पे मैं 5 में से ना 1.5 मार्क्स दूंगा यार, 1.5. और विथ ऑल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ना एग्जिजरेट कर रहा हूं, ना कोई मकसद हासिल करने के लिए प्रेशर डाल रहा हूं. विथ ऑल ऑनेस्टी, मुझे एक चीज जो लगी ना, सब्सक्राइबर. अच्छा, इसमें ना एक और भी गलती है ड्राफ्टिंग की, ये सीखो बेटा. क्या क्या गलती है इसमें? इसमें जुमले मुकम्मल नहीं हैं, जुमले अधूरे से हैं, फ्रेजेस हैं, पार्ट्स हैं. अ पर्सन बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी इन द फॉलोइंग सिनारियो. सिनारियो तो एक होता है, तो सिनारियो तो मल्टीपल आप दे रहे हो, तो लफ्ज सिनारियो इज नॉट अ गुड वर्ड, इज नॉट अ गुड लीगल. इन फॉलोइंग सिचुएशंस लिखना बेहतर है, इन फॉलोइंग केसेस लिखना बेहतर है. अब हु, यहाँ हु किसको रेफर कर रहा है बेटा? हु कौन? तो इसमें मुकम्मल जुमला क्या होगा? अ पर्सन बिकम्स. ठीक है, या व्हेन अ पर्सन बिकम्स, क्योंकि सवाल पर्सन पे था, तो एक हाथ जुमला ही तो है ना, कौन सा टाइम तुम्हारा ज़ाया होगा इस एक दो बात लिखने की वजह से. तो क्या लिखना चाहिए था? अ पर्सन बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स. मगर आपने बेटा वो तरीका ही नहीं बताया ना, इसमें 0 मार्क्स मिले थे आपको. तो क्या मतलब होल्डर कैसे, होल्डर बनता है कैसे? यही तो सवाल है मेरा कि वो मेंबर कैसे बनता है. तुमने उसी को रिफ्रेज किया है, मेरे सवाल को रिफ्रेश किया, कोई पॉइंट ही नहीं बताया मुझे. बिकम अ होल्डर, तो यही तो पूछ रहा हूं कि बताओ कैसे बनता है वो होल्डर. मैं सही बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? बताओ खुद तुम, सही बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? इसमें तो मुझे कुछ आपने दिया ही नहीं पॉइंट. बताओ मेरा बेटा, जिसने भी ये लिखा है, सही है कि गलत है ये बात? भाई इसमें आप कह रहे हो होल्डर, तो होल्डर का तरीका तो बताओ ना. हाँ, यहां तुमने बताया तरीका कैसे बताया कि वो जब मेमोरेंडम को साइन करता है, और अच्छी बात बताइए क्या है, मेमोरेंडम को साइन करने से मेंबर नहीं बनता, कंपनी के रजिस्टर होने पे. ये पॉइंट था, शाबाश, इस पे तुम्हें 1 नंबर मिला. सब्सक्राइबर, इसलिए इधर भी गलती तो वही है ना कि जुमला अधूरा है. सब्सक्राइबर तो बात देखिए, आप समझ रहे हैं, नोट्स लिख रहे हो, मेरी बात साबित हुई कि नहीं हुई? आप नोट्स लिख रहे हो, नोट्स पे जवाब आप बनाओगे, नोट्स को रिप्रोड्यूस करोगे, जवाब नहीं लिखोगे, मार्क्स अपनी खामखा ज़ाया करोगे. ड्राफ्टिंग क्या है? सवाल का जवाब, ना कि नोट्स को रिप्रोड्यूस. सवाल का जवाब लिखो मेरा बेटा, उस सवाल के आगे रखते हुए उसको जवाब लिखो ना. इसका मतलब है कि सीए में जो बच्चा है उसको लिखना आता ही नहीं. मैं बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? क्यों नहीं आता? वो सिर्फ नंबर्स पे इजी है, उसके लिए अकाउंटेंसी, उसके लिए टैक्स, उसके लिए बाकी सब्जेक्ट्स जिसमें नंबर गेम है वो उसका चीता है. लिखने वाले सब्जेक्ट्स में उसको कोई, क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक स्कूलिंग, बेसिक एजुकेशन में हमने कभी भी ये सीखा ही नहीं है, ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग सीखी नहीं. ओके, इसमें 0, इसमें 1 नंबर, इसमें 0. इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग, बात यह है कि इसमें जो आपने बात की है वो की है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली, सही है. एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर, तो बेटा ये सेम रिपीट नहीं हो रहा, ये वाली बात नहीं है. मेमोरेंडम, उसका भी तो मेमोरेंडम होता है, ये रिपीट हो रहा है. मगर चूंकि आपने एक सिनारियो, नया एंगल ऐड किया, तो मैं 0.5 इस वजह से दे रहा था, 1.5. सही है बेटा? क्या जिसने भी लिखा था या बाकी जो बच्चे हैं जो इस ड्राफ्टिंग को देख रहे हैं, मैंने आपके सामने अलग एक तारीफ की इसकी, क्या
कि ये एक्यूरेसी, इसने रास्ता सही पिक किया, लेक ऑफ नॉलेज मार गई क्योंकि वो उस एंगल से सवाल को देखा नहीं था। ओके, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं किसका आया है। शाबाश। अच्छा बेटा, नेक्स्ट में आ जाएं तो, और प्लीज़ कोई भी ना, कोई मेरा बच्चा मेरी किसी भी बात से ना वो ये ना सोचे, होते हैं ना बड़े थोड़े सेंसिटिव बच्चे होते हैं, मुझे उनका बड़ा टेंशन लगा रहता है यार, क्योंकि आप सब हमारे बच्चों की तरह हो, कि यार वो कोई इस बात पे डिस्करेज ना हो। डिस्करेज नहीं होना, ये चांस है बेटा, इससे आप सीखोगे, इसी से तो आप सीखोगे, ठीक है। कोई भी ना ऐसा ना हो कि यार सर ने ये क्या बोला, यार सर ने तो मैंने इतना अच्छा लिखा था, ना ना, हमेशा इंप्रूवमेंट किया करो, ठीक है। आई होप कि अगर कोई ऐसा सेंसिटिव बच्चा मुझे बता दे, मैं उसके लिए कोई जुमला नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। डीठ बनो, डीठ, लक्कड़ पत्थर हजम, जिंदगी तब आगे बढ़ती है। आए बेटा, अ पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ अ कंपनी इन द फॉलोइंग वेज। शाबाश, गुड गुड वेज, मैनर, सिचुएशंस, ये जो ये एस लगाए ना, ये मुझे ये था लॉ बेटा, लॉ है, लॉ है। If the person is the subscriber of memorandum, is the subscriber of the memorandum are deemed to have agreed। बेटा मुझे बताओ, अच्छा स्टार्ट करके ना, एक नहीं होता बंदा क्रिकेट में बैटिंग कर रहा होता है, छक्का मार के ना, छक्का मारते ही पीछे बैट उसने विकेट में मार दिया, तूने ये काम कर दिया यार, देख छक्का मारा था तूने, इसमें स्टार्ट खूबसूरत, मगर पीछे विकेट में बोल्ड हो गए। यार कहाँ लिखा है कि मेंबर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर तो हो, ये किस पॉइंट की बात कर रहे हो। द पर्सन इज अ सब्सक्राइबर, हाँ बिल्कुल सही लिखा, एज द सब्सक्राइबर टू द, खूबसूरत रीजनिंग कर रहा है बच्चा, एज द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम आर डीम टू हैव अग्रीड टू बी मेंबर्स। तो मगर मेंबर कब बनते हैं, कब, एक पॉइंट बस रह गया यार, क्या लिखना चाहिए था बताओ, क्या लिखना चाहिए था। ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी द पर्सन बिकम्स द मेंबर, बस, when the company is registered this person becomes member। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, बताओ, सही बोल रहा हूं, बताओ मुझे, सही है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। सेकंड, एनी पर्सन हु हैड बिकम द होल्डर ऑफ एनी काइंड और क्लास ऑफ शेयर्स हुज नेम इज इन द रजिस्टर। यार ना 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 ना, रुको रुको रुको, ये वही बात हो गई कि भाई होल्डर बनेगा कैसे, इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। इन केस द कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये वही तीन चीजें हैं, आपने भी वही लिखी हैं, मगर इस पे आपको मिलता है 1, 1.5 नहीं 1। आज वो भी ड्राफ्टिंग की अच्छी, यानी लैंग्वेज की कुछ आपकी खूबियां बेहतर थी, गुड लैंग्वेज, शाबाश। तो मैं कहूँगा कि बेटा कीप इट अप, ये जो 2-3 सेशंस मैंने रखे ना ऐसे, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। अ मेंबर इज द ओनर ऑफ शेयर्स, बेटा ये शफक तुमने सीधा मैसेज लिखा है, तो मैं इसको इसी को पढ़ूं। अ मेंबर इज द ओनर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हैज सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। रॉन्ग, ये मैंने पूछा ही नहीं है, इररेलेवेंट पॉइंट, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सवाल से, लीगल क्वेश्चन ही, लीगल इशू ही नहीं आइडेंटिफाई किया। शफक सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, बताओ बताओ मुझे, मैंने तो ये सवाल कहा ही नहीं था, मैंने क्या कहा था, हाउ। तो आपने एक बात बताई जो बिल्कुल सही कही, मगर रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना बेटा। आगे, अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर, शाबाश, ये है, ये था, कैन बिकम अ मेंबर इफ द कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग, अब बेहतरीन, शाबाश। अब आप देखें लिखना, ये वाला पॉइंट पहली दफा आ रहा है, बाइंग शेयर, शाबाश बेटा, गुड, इसका तुम्हें स्ट्रेट एक नंबर मिल रहा है। बाय सब्सक्राइबिंग का, मगर सब्सक्राइब करना तो काफी नहीं है ना, सब्सक्राइबिंग वाली बात को थोड़ी सी वजाहत करके लिखती तो एक नंबर उस पर मिलता तुम्हें। ऑफ द कंपनी लिस्टिंग हिज नेम इन द रजिस्टर, तो तुम्हें मिलता है 1.5। 1.5, देखो सिर्फ बाइंग वाला मेथड ना, ये किसी ने नहीं लिखा था अब तक, तुमने लिखा, शाबाश, एक नंबर है भाई। बाय बाइंग भी तो होता है ना, यू परचेज शेयर्स, ओके। आप मार्केट में जाएं, किसी और से परचेज करें, मैं आपको अभी इसका एंगल दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लास्ट है अली तुम्हारा, मेरा बेटा। अच्छा, मैंने जो इनपुट दिया है मुझे फ्रैंकली बताओ, मैं सही बातें नहीं कर रहा, फ्रैंकली बताओ बेटा। अब आपको एहसास हुआ
कि यार ड्राफ्टिंग वाकई कोई आर्ट है, यार ड्राफ्टिंग वाकई कोई चीज़ है, हालांकि एक आसान तरीन सवाल होगा मगर फिर भी आपको वो दिक्कत कर रहा होगा। क्या ये बात सही है? ये देखो बेटा, चलो शाबाश। अ पर्सन बिकम्स द मेंबर इन द फॉलोइंग वेज, एक्सीलेंट वेज। ये ड्राफ्टिंग होती है ना, और इसमें खूबी क्या है, 1 2 3 नंबरिंग भी की है, शाबाश। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पर्सन हु ओन्स शेयर्स इन द कंपनी। ओन करने का तरीका ही तो पूछना था मेरा बेटा। ओन कैसे करेगा यार, मतलब ओन तो है बट ओन करने का सारा सवाल ही इस पे था कि मेंबर बनता कैसे। तो आपने तो मुझे कोई पॉइंट ही नहीं बताया, ओन करने का मेथड बताना चाहिए था, आपने तो मुझे मेथड ही नहीं बताया। सही बात है। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में अ पर्सन हु इज सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। मगर अगेन अधूरा पॉइंट बेटा, सब्सक्राइबर तो हैं मगर सब्सक्राइबर के लिए ये भी तो है ना कि कंपनी बन भी तो जाए, अधूरा पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है, कंपनी बाय गारंटी की बात है, इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, और वही बात आपने भी लिखी है बेटा कि शेयर कैपिटल होगा, विदाउट शेयर कैपिटल होगा तो जो मेंबर होंगे। मगर ये तो तरीका नहीं है ना, ये तो वही तरीका है ना जो सब्सक्राइबर के लिए अप्लाई करता है या बाय के लिए अप्लाई करता है। तो बेटा आई होप कि जो मैंने इनपुट दिया है आपको एक नए एंगल खुले कि नहीं खुले। कितना आसान सवाल था बताओ, कितना आसान सवाल था बताओ। बहुत आसान था मगर कितना मुश्किल था, क्योंकि आप में से ज़्यादा जो आप नंबर, हालांकि आपने अच्छी एफर्ट की मगर ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर आप ले पाए वो थे 1.5। अब आपको समझ आया क्यों पेपर फेल होता है बेटा। एक आसान सादा सा सवाल भी हमें लिखते हुए दिक्कत होती है। सही है मेरे बच्चों, सही है। अब आपको लिखवाऊं मैं सवाल का जवाब। अच्छा मुझे फ्रैंकली बताओ, ताकि मेरा ये जो सेशन है, ये जो एफर्ट्स हैं फ़ायदेमंद हों आपके लिए। फ्रैंकली बताओ, जो मैंने आपको आज ड्राफ्टिंग का एंगल दिखाया, इसका एहसास था आपको? ऑब्वियसली नो। अब आपने क्या करना है, आप पढ़ते वक्त पास पेपर रखेंगे, उस टॉपिक के पास पेपर को पहले गो थ्रू करेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो पता तो चले पढ़ना क्या है मैंने। ठीक हो गया बेटा? अब आपने बेटा इस सवाल का जवाब लिखें। आए भाई, इसका आप जवाब लिखते हैं, आप देखना कैसे। हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत कोई रॉकेट साइंस हो। आए भी इसका जवाब लिखते हैं। क्या ये सेशन बेटा आपके लिए यूज़फुल था? अब तक जो मैंने ये डिज़ाइन किया सेशन यूज़फुल था? ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था मैं ज़रूर एक सेशन इसका रखूँगा। आपकी अगर रिक्वायरमेंट मेरी चेंज नहीं होती ना तो मैं सेशन पिछला इसी से स्टार्ट करने वाला था। ठीक है, मगर चूँकि रिक्वायरमेंट आप लोगों ने बढ़ा दी कि लर्निंग भी करानी है, तो इस वजह से थोड़ा सा फिर मुझे ये इसको सेकंड सेशन रखना पड़ा। और तीसरे सेशन में आप डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव की बेफिक्र हो जाओ, सारा का सारा मैं फ्लो चार्ट से आपको याद भी करा दूंगा जैसे फर्स्ट सेशन में हमने किया था। ठीक है, चले मेरे बच्चों अब लिखें, ज़रा लिखना शुरू करें। ठीक है, हमने सवाल क्या लिखा था? सवाल क्या था हमारा? सवाल बताएं ज़रा, लिखें, मुझे टेक्स्ट में भेजें सवाल। ये आंसर है बेटा इस सवाल का, फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप ज़रा कॉपी करें, सारे कॉपी करें ताकि आपकी लर्निंग हो। यहाँ तक लिख लिया आपने, हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, यही सवाल था ना। अब इसमें गौर से सुनना मेरा बेटा कि अब जो लफ्ज़ आ रहा है ये ड्राफ्टिंग के कुछ चीज़ें हैं, और ये चीज़ें आप ना लिखने से, सवालों पे सोचने से अगले 1.5 महीने में इंशाअल्लाह इतनी अच्छी सीख लोगे कि पेपर पास होगा। मगर ये एफर्ट करना, हिम्मत नहीं हारना, छोड़ना नहीं, रट्टे के साथ, याद करने के साथ, समझने के साथ लिखना ज़रूरी है। यहाँ लिख लिया आपने, हुसैन, अली, हमजा, सारे मेरे बच्चे लिख लिया आप लोगों ने। अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अब सुने, ये किसी ने भी नहीं लिखा था इन, ये था लीगल ड्राफ्टिंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज।
ये फॉलोइंग वेज। इसमें ये लिखना क्यों जरूरी है, इन एनी ऑफ द, क्योंकि एक साथ सारे मेथड्स फॉलो करना नहीं होता, एक भी मेथड में। मुझे बताएं कितना खूबसूरत है, आप असेस कर लो, खुद असेस कर लो। इस तरीके से सवाल को स्टार्ट करना क्या खूबसूरत नहीं है? अ पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, जस्ट थिंक अबाउट इट, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। एक्यूरेसी मेंटेन हो गई, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा लीगल ड्राफ्टिंग। अगर आप लिखते हैं ना फॉलोइंग वेज, तो फिर लीगली फिर प्रॉब्लम होता। फॉलोइंग वेज का मतलब क्या होता, फिर सबको एक साथ फॉलो करना पड़ेगा तब मेंबर बनेगा, ऐसे थोड़ी है, इनमें से एक भी मेथड से बन सकता है। तो खूबसूरत जवाब है ना। आए बेटा नंबर 1 पहला लिखे, क्या वेज हैं, ठीक है, पहला। अच्छा अभी पहला जो है ना, उसमें अब ज़रा आप इस अंग्रेजी को, इस ड्राफ्टिंग को एवेल्युएट करो। कौन सी लंबी बात की है, कुछ भी नहीं, 2-2.5 लाइनें। अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, जरूरी नहीं आप लिखते अपॉन, या जरूरी नहीं कि आप शुरू में ऐसे लिखते, ये रट्टे लगाने की बातें नहीं है। आप पहले ये भी लिख सकते थे ऑल द सब्सक्राइबर्स, मगर पॉइंट आने चाहिए। तो सेम एक्यूरेट पॉइंट लाने के लिए कोई बात पहले लिखना बाद में लिखना इक्वली गुड। अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बताएं मुझे कितने नंबर दोगे, बताओ मुझे, खुद बताओ, इस अंग्रेजी को, इस ड्राफ्टिंग को कितने नंबर दोगे? है आपने भी एफर्ट की, अच्छा लिखा, मगर ये खूबसूरत नहीं है? बताओ मुझे बच्चों, लिख रहे हो साथ साथ, ठीक है? सिर्फ एक पॉइंट देखो, पहला पॉइंट ये था हमारा, सही है। अब आ जाए दूसरे पॉइंट की तरफ। और भी तो वेज है ना हमारे, ठीक है। ये तरीका आप में से किसी ने नहीं बताया मुझे। अ पर्सन हु हैज अप्लाइड टू कंपनी फॉर शेयर्स एंड हैज बीन अलॉटेड शेयर्स। अगर कोई बात मुकम्मल करना चाहता है, इसको और भी लिखना चाहता है ऊपर की तरह, तो लिख सकता है क्या, बिकम्स मेंबर ऑफ दैट कंपनी। ये क्या पॉइंट है बताएं? कंपनी क्या शेयर इशू नहीं करती? जब शेयर इशू करती हैं तो उनसे लोग नहीं खरीदते, तो अप्लाई करते हैं ना। इसमें लिखना, अप्लाई लिखना जरूरी नहीं था, आप लिखते कि बाय, मगर जो लीगल वर्ड्स हैं यही है। बताएं मुझे भाई, ऑनलाइन वालों सारे बच्चे बताएं, क्लियर है ये बात?
ये भी मेथड सही है। तो 5 नंबर में से 2 नंबर दोगे ना, इसमें क्या काटेगा बंदा, 1 नंबर मिल गया, ठीक है। और आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, सवाल मैंने पढ़ी हुई चीजों से, बेसिक लर्निंग से आपने लर्निंग की हुई थी, लिंकेज मैंने पता है आपको चंद रियलाइजेशन देनी थी, इजी सवाल, मगर हेडिंग से नहीं है। नॉकआउट हो रहा है बच्चा, क्यों नॉकआउट हो रहा है? क्योंकि वो आदी नहीं है इस चीज का कि मुख्तलिफ जगह की पढ़ी हुई बातों को कंस्ट्रक्ट करके उससे सवाल पूछा जा सकता है। और ऐसे ही सवाल बच्चा जो होता है ना अधूरे लिख के आता है, उसमें जैसे आप लोगों ने लिखा 1 नंबर 1.5 नंबर, बस ऐसे ही होता है। दिस इज द मेन रीजन फॉर फेलियर इन कंपनी लॉ, ठीक है। ओके, और भी कोई तरीके हैं? अब आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे, अब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको रास्ता दे दिया ना, अब आना शुरू हो जाएंगे। और क्या तरीका हो सकता है भाई? हम सिर्फ कंपनी से थोड़ी खरीदते हैं, लिस्टेड होती है कंपनी तो किसी और शेयर होल्डर से परचेज करते हैं, है कि नहीं है? अ पर्सन कैन परचेज, ये देखो जबरदस्त यार हैदर, अ पर्सन कैन परचेज शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग, में ये इतनी खूबसूरत तुमने बात लिखी, मैं तुम्हारे लफ्ज लिखूंगा, शाबाश। ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, एंड बिकम मेंबर ऑफ, ये तो मैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, शाबाश। आ गया भाई, समझ आ गया? 3 नंबर तो हो चुके हमारे पक्के। चलें, एक आप 4 तक तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम बच्चा आ ही जाता, बहुत चीता बंदा भी 5वें तक मुश्किल होता है, 5वां इस तरह लिखा ही नहीं है आपके वक्त में, कहीं नहीं लिखा, इसलिए मैं 4 तक की मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर आप तो 1 पे ही आके नॉकआउट हो गए थे। चलें बच्चों, बताओ भाई और क्या होता है, और भी जहन में सोचो। पता है तुम लोगों को, नॉलेज है तुम्हारी। ये जरा देखें, शाबाश हुसैन, गुड बेटा, वही बात है। अ पर्सन रिसीव्स शेयर्स इन इनहेरिटेंस और ऑन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी ऑफ अ शेयर होल्डर। एक को आपने पैसे दिए हुए थे, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने आपको शेयर दे दिए हैं। ये 4 मेथड सबसे कॉमन है, मगर 5वां मेथड भी है जो चूंकि थोड़ा सा एडवांस है, तो मैं एक्सपेक्ट आपसे कम ही कर रहा था। 5वां मेथड क्या है? On exercising options under stock option scheme, an employee becomes a member of the company। बताएं मेरे बच्चों, अब इसको लिखो और 1 मिनट सिर्फ इस पे गौर करो, 1 मिनट सिर्फ, मैं 1 सेकंड दीजिएगा सिर्फ।
सेमेस्टर में आपसे ये चाहिए कि देखें रिक्वायरमेंट जो थी हमने सवाल की समझी थी कि नहीं समझी थी, बताएं ज़रा। जब आपने सवाल को सोचा होगा पहले कि यार ये तो हलवा सा सवाल है, आसान सा सवाल है, मुझे बताएं ये सवाल इजी था कि मुश्किल था। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल इजी था कि मुश्किल था, बताएं। और ऐसी क्या गलती की आपने कि आपके नंबर नहीं आए? देखिए, एक तो सवाल की नेचर को हमने नहीं समझा, हमने सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं समझी। हालांकि कितना आसान सा था कि मेंबर कैसे बनते हैं, मेंबर कैसे बनते हैं, हमने उसको थोड़ा समझा कि भाई ठीक है। और लिखने के बाद अब आपने देखा आई बात समझ यही, ये आप मेरी बातें सही थी कि गलत थी, ये कि थ्योरी के सवाल में हम लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उसमें एक्यूरेट नहीं है। आपने देखा एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम आ रहा था, आपका कंप्लीटनेस का प्रॉब्लम आ रहा था, जुमले अधूरे थे, पॉइंट नहीं आ पा रहा था। और इन सारी चीज़ों को ये आपके सामने है, मैंने एक ड्राफ्टिंग करके दे दी। बताएं क्या ये वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है? जवाब बताएं मुझे ज़रा, रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहा है? ठीक है। अब 5 आउट ऑफ 5 में से ये अगर 5 आउट ऑफ 5 नहीं भी तो कम से कम 4 नंबर तो इसमें मिल जाएंगे ना बेटा। ये है आपकी ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक काम मैं दे रहा हूँ आपको एज असाइनमेंट, एक मैं आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ और अभी आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। सेशन को हम ये बेटा मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा सवाल, ठीक है। इस सवाल को आपने क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये आप आराम से तसल्ली से समझ के इसको अटेम्प्ट करेंगे और आप मुझे इसको भेजेंगे, सही है। ताकि इस पे भी मैं सब्सिक्वेंटली आपको इनपुट दूंगा आपके सवालों को आगे रखते हुए, आपकी प्रॉपर जो है ना। तो सेट हो गया मेरे बच्चों। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था। ज़रा अपना इनपुट मुझे दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था कि आप अब क्या करेंगे। ये देखिए, मैं सिर्फ इसको गो थ्रू करके आपको समझा दूं कि करना क्या है। सोलोमन सेट अप शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विच वाज रन सक्सेसफुली एज अ सोल ट्रेडर फॉर सम टाइम। देन मिस्टर सोलोमन टुगेदर विद फैमिली डिसाइडेड टू फॉर्म अ कंपनी नेम्ड सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड विद 7 members, सोलोमन, हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 sons। 4 sons, एक डॉटर, 5 और हस्बैंड एंड वाइफ, ये हो गए 7। सोलोमन टुक 20,000 शेयर्स वेयर इज द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स टुक 1 share ईच। तो बाकी मेंबर कितने थे? वाइफ 5, 6, तो इसका मतलब कितने शेयर्स हो गए? 20,000 ये, और सब ने एक एक शेयर लिया, 26,000 शेयर टोटल हो गए। एक एक शेयर लिया ना, तो 26 ने 20,000 और 1 share ईच, तो 6, 20,006, ठीक है, शेयर्स हो गए। 26 नहीं, 20,006। मिस्टर सोलोमन सोल्ड हिज शू बिजनेस, किसी कंपनी को उसने अपना ही बिजनेस बेचा। प्राइस पेड बाय द कंपनी था 3 million, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम कैश द कंपनी गेव हिम 20,000 शेयर्स दिए, प्लस उसको क्या किया, शेयर्स ऑफ 100 ईच, और प्लस उसने 1 million जो था वो डिबेंचर में कंपनी की तरफ से रिसीव करना है। तो 20 million के 2 million के हो गए शेयर्स और 1 million हो गया डिबेंचर में। ओइंग टू स्ट्राइक इन शू ट्रेड, वो कंपनी हो जाती है बंद। द एसेट्स ऑफ द कंपनी टोटल 6 लाख के हैं। डेट जो है उसके, एक तो खुद की तरफ उसके जो हैं अपने 1 million लेना है उसने, और बाकी लोग जो हैं एक्सटर्नल जो लोग दूसरे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उसके 7 million है, 8 million के डेट से टोटल। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फाइल्स अ केस, वो जो 7 million वाले केस फाइल कर देते हैं कि सोलोमन और कंपनी एक ही चीज़ है, मिस्टर सोलोमन और कंपनी वो एक ही चीज़ है, हमें हमारे ये जो 6 लाख रुपए हैं ये हमें दिलाए जाएं, ठीक है। ये वो ना ले ले क्योंकि सिक्योर्ड है उसके, सोलोमन के डेट सिक्योर्ड थे। ये देखें 1 million सिक्योर्ड, तो पहला राइट सिक्योर्ड का होता है, तो 6 लाख भी वो खुद ले लेगा, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे तो उन्होंने केस फाइल कर दिया था। वॉज रियली द सेम पर्सन, वो कहते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सेम पर्सन है कंपनी और वो खुद सेम पर्सन है। ही कुड नॉट ओ द मनी टू हिमसेल्फ एंड दैट ही शुड बी, दे शुड बी पेड 600,000। अब सवाल क्या है हमारा
सवाल ये है हमारा कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कंटेंशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इन्होंने जो बात की उसकी वैलिडिटी बताओ कि वो कितनी वैलिड है। डिटर्मिन हो गया एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल की निशानी होती है। डिटर्मिन एज टू हु वुड गेट द अमाउंट ऑफ 600 एंड व्हाई, क्यों। ठीक है, आपने ये अटेम्प्ट करना है बस। अब इसके लिए इतनी सारी हेल्प आपकी की है मैंने, ये टिप्स, ये स्ट्रक्चर, सारा सवाल। तो अब आपका अटेम्प्ट करना इसका शुरू होगा। कैसे, इसको आप आराम से, ये मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ बेटा, इसको आप अटेम्प्ट करो अच्छे तरीके से और आप मुझे व्हाट्सएप पे इसके भेजेंगे ताकि फिर मैं उसको भी आपको इनपुट दूंगा। सेट है, बताएं बेटा। इस सेशन को अब यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। होप के आपको ये चीज़ें जो हैं वो आज के सेशन में काम आई। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा ना हमारा, वही उसी मेथड से होगा जिस मेथड से हमने, वो फ्लो चार्ट मेथड से हमने रिमेनिंग चैप्टर के पोर्शन यानी कि डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव को हमने कवर करना है, दोनों को हमने कवर करना है। कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा अगली, यानी दोनों, प्लस जो इसमें पास्ट के पेपर आए हैं वो सारे मैं टॉपिकल करके मंडे वाले सेशन पे या जब भी वो रखते हैं मंडे, यानी हफ्ते में 3 सेशन होते हैं, तो तीसरा सेशन हम जब रखेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ही होगा, मगर उस सेशन में हम क्या कवर करेंगे, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, आपका डायरेक्टर के रिमेनिंग पोर्शन की लर्निंग प्लस ड्राफ्टिंग के लिए जो पास्ट पेपर आए हुए हैं वो हम करेंगे। सेट है। अब मैं साथ साथ क्या करूँगा, आपको पहले ये अटेम्प्ट कर लो, तो फिर जब हम आएंगे ना उस सेशन पे, मंडे वाले सेशन पे, या मुमकिन है कल तक, अगर मैं देखता हूँ मुनासिब है तो कल, वरना मंडे पे, वो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे दूंगा कि इसकी ड्राफ्टिंग करके मुझसे चेक करवाओ। मुझे बताएं, जब आपने अटेम्प्ट किया और मैंने चेक करके इनपुट दिया, वो ही चीज़ है जो आपको फ़ायदा देगी। करेक्ट क्या इनकरेक्ट? वही चीज़ थी। देखिए मैंने आपको कैसे बताया, ये देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, सही है, सेट है। चले मेरे बच्चों, तो अब आपने ना करना ये है कि साथ साथ मेरे वर्क करना है। मैंने आपको कहा था इस सेशन के शुरू में ही कहा था, जो काम करेगा वो सीखेगा। अब जिसने मुझे लिख के भेजा था ना, अब आप रीराइट करो। मैंने आपको कंटेंट दे दी ना क्वेश्चन 1 की भी, उसको भी रीराइट करना, रीराइट करके दोबारा भेजना। रट्टा नहीं, मैंने जो लिखा है वो कॉपी नहीं करना। ज़रूरी नहीं होता सेम लैंग्वेज में सेम मेथड से उसको हर चीज़ वैसे ही लिखी जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। लफ्ज़ आगे पीछे भी हो सकते, ठीक है, मगर एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस मेंटेन करनी होती है। तो चलें बेटा, इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। होप कि आपके लिए यूज़फुल था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।